हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी अंडरकवर अमीरजादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 14। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नितेश अपनी स्पोर्ट्स कार में हवा की रफ्तार से सेफ हाउस पहुंच गया था। बेसमेंट में एक बहुत बड़ा सर्वर रूम बना था। चारों तरफ कंप्यूटर की बड़ी बड़ी स्क्रीन चमक रही थी। जुबैर और उसके चार सबसे बेहतरीन हैकर्स कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे। नितेश ने अंदर घुसते ही अपना कोट उतार दिया और बेकरारी से पूछा, क्या मिला जुबैर? जल्दी बता। यह आवाज सुनते ही जुबैर ने अपनी कुर्सी घुमाई। उसके चेहरे पर पसीना था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। जुबैर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मालिक, हमने पूरे सरकारी डेटाबेस, 15 साल पुराने रिकॉर्ड्स, पुलिस की पुरानी कॉल डिटेल्स और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों के सर्वर्स को भी खंगाल लिया है। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने मेज पर मुक्का मारकर कहा, तो फिर निकालो वो सबूत जो दीनानाथ मेहता को मेरी माँ की मौत से जोड़ते हैं। मैं उस बूढ़े को कल सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी जुबैर ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, माफ कीजिएगा छोटे मालिक, लेकिन लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने गुर्रा कर जुबैर का कॉलर पकड़ लिया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या क्या मतलब कुछ नहीं मिला जुबैर? तुम पागल हो गया है? मैंने तुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम दी और तू कह रहा है कि कुछ नहीं मिला। तभी आगे से जुबैर ने हकला कर कहा, मालिक, यही सच है। दीनानाथ मेहता का रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग है। 15 साल पहले जिस महीने माजी की मौत हुई थी, उस पूरे महीने दीनानाथ मेहता दिल्ली में एक सरकारी सेमिनार में हिस्सा ले रहे थे। उनकी फ्लाइट के टिकट, उनकी होटल की बुकिंग्स, सब कुछ मौजूद है। वो तो उस वक्त मुंबई में थे ही नहीं। उनका राकेश अग्रवाल या आपकी माँ से कोई मिलने का सबूत या कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। उसके ये बात सुनकर आगे से नितेश ने जुबैर को पीछे धकेला। उसका दिमाग अब चकरा रहा था। नितेश पागलों की तरह चीखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, यह बकवास है, यह सब झूठ है। रामू काका ने ये झूठ क्यों बोला फिर? उसने अपनी जान की बाजी लगाकर दीनानाथ मेहता का नाम क्यों लिया? वो तो मरने वाला था। मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोलेगा जुबैर? तभी एक हैकर ने अपनी स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, यही तो सबसे बड़ा राज है मालिक। हमने रामू काका के बैंक अकाउंट की पूरी तहकीकात की। 15 साल पहले उसके अकाउंट्स में सच में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही नितेश ने हैकर की स्क्रीन की तरफ झुककर कहा, लेकिन लेकिन क्या? तभी उस हैकर ने तुरंत जवाब देकर कहा, लेकिन सर, वो पैसा तो दीनानाथ मेहता के अकाउंट से नहीं आया था। वो पैसा शेल कंपनियों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल से होते हुए रामू काका के अकाउंट में पहुंचा था। यह पैसा स्विट्जरलैंड के एक खुफिया अकाउंट से भी चला था, फिर मॉरिशस गया, फिर कैमन आइलैंड्स और आखिर में रामू काका के पास गया। जिसने भी ये पैसा भेजा है वो कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का खिलाड़ी या कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल माइंड था। दीनानाथ मेहता जैसा एक सीधा साधा सरकारी अफसर ऐसा खौफनाक और सुलझा हुआ फाइनेंशियल वेब नहीं बुन सकता है। उसकी ये बात सुनकर नितेश का पूरा वजूद कांपने लगा। अगर पैसा दीनानाथ मेहता ने नहीं भेजा है और तो आखिर किसने भेजा होगा? अगर वो मुंबई में नहीं था तो फिर रामू काका ने उनका नाम क्यों लिया? नितेश ने खुद से सवाल करके कहा, क्या किसी ने रामू काका को वो नाम रटाया था? क्या कोई और है जो दीनानाथ को भी फंसाना चाहता है, या फिर दीनानाथ मेहता कोई ऐसा शैतान है जो अंडरवर्ल्ड के बापों का बाप है? उसने अपने सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए हैं
कि मेरी पूरी साइबर टीम भी उसे नहीं पकड़ पा रही है। नितेश का गुस्सा अब बेबसी में बदल चुका था। जो इंसान पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वह आज अपनी ही माँ के कातिल के सामने अंधा होकर खड़ा था। नितेश ने बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में कहा, जुबैर, मुझे उस रामू काका से दोबारा बात करनी है। वो साला मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। वो मुझे गुमराह कर रहा है जुबैर। उसकी यह बात सुनते ही जुबैर ने डर कर अपना सिर झुकाकर कहा, मालिक, वो रामू काका। तभी नितेश की आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ उसे? जुबैर ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, मालिक, आपने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। हमने उसे बेसमेंट में बांध कर रखा, लेकिन आज सुबह दर्द और खौफ वो बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई मालिक। वो तो मर चुका है। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने पास में रखी एक कांच की मेज पर इतनी जोर से लात मारी कि वो चकनाचूर हो गई। इकलौता गवाह, वो आखिरी कड़ी जो उसे उसकी माँ के कातिल तक पहुंचा सकती थी, वो कड़ी भी आज हमेशा के लिए टूट चुकी थी। रामू काका भी मर गया था और नितेश के पास अब सिर्फ एक ही नाम रह गया था, दीनानाथ मेहता। बिना किसी सबूत के और बिना किसी कारण के। तभी नितेश ने अपने दांत पीसकर एक खौफनाक कसम खाकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे सबूत नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दीनानाथ मेहता बेगुनाह है। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है, और अगर वो खिलाड़ी है तो मैं भी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हूं। नितेश ने जुबैर की तरफ देखा और एक ऐसा हुक्म दिया जो इस कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। उसने हुक्म देकर कहा, जुबैर, अगर हम बाहर से दीनानाथ मेहता का राज नहीं खोज पा रहे तो अब हमें उसके घर के अंदर से ही राज खोजना होगा। आगे से जुबैर ने तुरंत पूछा, लेकिन मालिक, आप तो वहीं रहते हैं, क्या आपको वहां कुछ नहीं मिला? उसकी यह बात सुनकर नितेश ने अपनी आंखों में एक बहुत ही शैतानी और दरिंदगी चमक लाकर कहा, मैंने उसका स्टडी रूम खंगाल लिया, उसकी डायरियां पढ़ ली, वहां कुछ नहीं है। दीनानाथ मेहता का राज किसी कागज पर नहीं लिखा जुबैर। उसका राज उसके दिल में दफन है, और इंसान के दिल का राज सिर्फ तब बाहर आता है जब उसका कोई अपना, उसके सबसे करीब का इंसान दर्द में तड़पता है। उसके यह बात सुनकर जुबैर का खून सूख गया। वो समझ गया कि नितेश का इशारा किस तरफ है। उसने एक कांप कर कहा, छोटे मालिक, आप क्या करने वाले हैं? तभी नितेश ने एक बहुत ही जहरीली और खौफनाक मुस्कान देकर कहा, अनिका, मेरी भोली भाली मासूम और मुझे भगवान मानने वाली पत्नी अनिका। दीनानाथ मेहता अपनी इस बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर अनिका दर्द में तड़पेगी, अगर अनिका की जिंदगी में आग लगेगी, तो दीनानाथ मेहता टूट जाएगा, और जब वो टूटेगा तो उसके मुंह से मेरी माँ की मौत का वो सब सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। उसकी यह बात सुनकर जुबैर ने हैरानी से पूछा, लेकिन मालिक, आप तो अनिका से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपने तो उनके लिए अपनी पूरी दुनिया बदल ली थी। आप उन्हें कैसे तकलीफ दे सकते हैं? तभी नितेश ने एक खौफनाक अट्टहास करके कहा, मोहब्बत, मोहब्बत तो उस दिन राख हो गई थी जुबैर, जिस दिन मुझे पता चला कि वो मेरी माँ के कातिल का खून है। अब मैं सिर्फ इंतकाम लूंगा। मैं उस अनिका की जिंदगी को वो जहन्नुम बनाऊंगा कि वो मौत की भीख मांगेगी। दीनानाथ मेहता ये सब अपनी आंखों से देखेगा। नितेश अग्रवाल अब पूरी तरह से एक
साइकोपैथ और खूंखार दरिंदा बन चुका था। उसकी वो आशिकी, वो दीवानगी, सब कुछ एक बहुत ही भयानक नफरत में बदल चुकी थी। इसके बाद नितेश अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और वापस मेहता हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। रात के 9 बज रहे थे जब नितेश मेहता हाउस पहुंचा। उसने घर के बाहर एक लंबी सांस ली। अपने चेहरे पर फिर से वो प्यारा और परवाह करने वाला सिद्धू का नकाब ओढ़ दिया। जैसे उसने दरवाजा खोला, अनाका ड्राइंग रूम में उसी का इंतजार कर रही थी। अनिका ने आज बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसने पूरे कमरे में मोमबत्तियां जलाई हुई थी और मेज पर नितेश का पसंदीदा खाना रखा था। नितेश को देखते ही अनिका ने चिल्लाकर कहा, सिद्धू, तुम आ गए। अनिका बहुत ही खुशी से चहकती हुई उसके पास आई और उसके गले लग गई। अनिका ने नितेश के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से कहा, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। आगे से नितेश ने अनिका की उन खूबसूरत, प्यार से भरी कथई आंखों में देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसके अंदर का वो पुराना आशिक जाग उठा। उसका मन किया कि वो सब कुछ भूलकर अपनी इस अनिका को अपनी बाहों में भर ले। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की वो तड़प याद आ गई, रामू काका के वो शब्द याद आ गए। नितेश ने अपने अंदर की उस कमजोरी को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी लेकिन बहुत प्यारी मुस्कान लाई। नितेश ने अनिका के माथे को चूम कर कहा, मुझे माफ कर दो मेरी जान। दफ्तर में इतना काम था कि मैं निकल ही नहीं पाया। तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए तो मैं 7 समंदर पार से दौड़कर भी आ जाऊंगा। उसके बात सुनकर अनिका खुशी से शर्मा गई। वो नितेश का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। दीनानाथ जी और सरिता जी भी वहां आ गए। सबने मिलकर खाना खाया। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। दीनानाथ जी और दफ्तर से नितेश की कुछ बातें कर रहे थे। नितेश बहुत ही इज्जत और शराफत से उनके हर सवाल का जवाब दे रहा था। खाना खाने के बाद नितेश और अनिका अपने कमरे में आ गए। कमरे का माहौल बहुत ही रोमानी था। अनिका ने दरवाजा बंद किया और बहुत ही नजाकत से नितेश के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ नितेश के कंधों पर पास रखे और उसकी आंखों में डूब कर कहा, पता है सिद्धू, आज पूरा दिन जब तुम मेरे पास नहीं थे तो मुझे घर पर जैसे कोई काटने को दौड़ रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल जिंदा भी नहीं रह सकती। तुम मेरी सांसों में बस गए हो सिद्धू। अनिका के ये प्यार भरे शब्द किसी आम इंसान को पिघलाने के लिए तो काफी थे। लेकिन नितेश अब वो इंसान नहीं था। वो अब एक शिकारी बन चुका था, जो अपने शिकार को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह जकड़ रहा था, ताकि जब वो उस जाल को खींचे तो शिकार का दर्द सबसे ज्यादा भयानक हो। नितेश ने अपने दोनों हाथ अनिका की कमर पर रखे और उसे बहुत ही कोमलता से अपने करीब खींच लिया। उसने बहुत ही मखमली और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं अनिका, शायद उससे भी कहीं ज्यादा, जितना तुम सोच सकती हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन नितेश के मन में इन शब्दों का मतलब खुशियां नहीं, बल्कि वो खौफनाक दर्द था जो वो अनिका को देने वाला था। नितेश ने अनिका के होठों पर एक बहुत ही गहरा और झूठा प्यार से भरा चुंबन किया। अनिका उस चुंबन के नशे में पूरी तरह खो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नितेश की बाहों में पिघल गई।
वो रात बहुत ही खामोशी से गुजर गई थी। अनिका नितेश के सीने पर सिर रखकर बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। उसे अपनी जिंदगी, अपने प्यार, अपने सिद्धू पर पूरा भरोसा था। लेकिन नितेश जाग रहा था। वो अंधेरे में छत को घूर रहा था। उसने बहुत ही खौफनाक और शैतानी नजरों से सोते हुए अनिका के चेहरे को देखा। नितेश ने मन ही मन अपने दांत पीस कर कहा, तुम्हारे बाबा बहुत चालाक है अनिका। उसने अपने सारे सबूत इतनी सफाई से मिटा दिए कि मेरी पूरी ताकत भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। लेकिन वो भूल गया है कि दीनानाथ मेहता की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी तुम हो अनिका। नितेश ने अपने हाथ की उंगलियों को धीरे से अनिका के गले के पास ले जाकर हवा में महसूस किया। उसने मन ही मन आगे कहा, मैं तुम्हें एकदम से नहीं मारूंगा अनिका। मौत तो बहुत आसान सजा है। मैं तुम्हारी इस खूबसूरत सी दुनिया में, तुम्हारे इस प्यार के महल में एक ऐसा धीमा जहर घोलूंगा जो हर रोज तुम्हारी रूह को तड़पाएगा। तुम तिल तिल करके मरोगी। तुम अपने ही सिद्धू से नफरत करने लगोगी। तुम्हारा दिल रोज टूटेगा। तुम्हारे बाबा को अपनी आंखों के सामने अपने इस लाडली बेटी को इस जहन्नुम में जलता हुआ देखना पड़ेगा। नितेश के होठों पर एक ऐसी दरिंदगी भरी मुस्कान थी जो भी किसी पिचास को शर्मा दे। उसने आगे सोचा और कहा, और जब जब दीनानाथ मेहता अपनी बेटी का ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तब वो मेरे पैरों में गिरेगा। तब वो गिड़गिड़ाकर मुझसे पूछेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और तब तब मैं उसके सामने ये सिद्धू का नकाब उतार कर फेंकूंगा। तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं नितेश अग्रवाल हूं। उस दिन दीनानाथ मेहता के मुंह से मेरी माँ की मौत का वो सारा खौफनाक सच खुद ब खुद बाहर आएगा। नितेश अग्रवाल ने अपनी तहकीकात का रास्ता बदल लिया था। अब वो किसी कंप्यूटर, किसी हैकर या किसी जासूस के सहारे दीनानाथ मेहता का सच नहीं ढूंढने वाला था। अब वो एक ऐसा खौफनाक और साइकोलॉजिकल खेल खेलने वाला था जिसमें प्यार की जगह अनिका थी, और वो प्यादा बन गई थी। अब बाजी दीनानाथ मेहता की जान की थी। नितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। कल सुबह से मेहता हाउस में एक ऐसे दर्द और तबाही के तूफान की शुरुआत होने वाली थी जिसकी भनक ना तो दीनानाथ मेहता को थी, न सरिता को थी, और न जो नितेश का सच जानकर भी खामोश थी, और ना ही उस बेचारी मासूम अनीका को जो अपने कातिल की बाहों में महफूज होकर सो रही थी। नितेश अग्रवाल का इंतकाम अब अपनी सबसे बड़ी खौफनाक और दर्दनाक मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुका था, और इस खेल में अब कोई रहम, कोई प्यार, कोई वापसी का रास्ता नहीं बचा था। मेहता हाउस की उस सुबह में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की किरणें उस गेस्ट रूम की खिड़की से अंदर आ रही थी जहां अनीका नितेश के सीने पर सिर रखकर बहुत ही सुकून की नींद सो रही थी। अनीका के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और प्यार भरा कोना था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस सीने पर वो सिर रखे हुए है, उस सीने के अंदर एक ऐसा खौफनाक ज्वालामुखी धधक रहा था जो उसके ही पिता दीनानाथ मेहता को राख करने के लिए बेकरार था। नितेश जाग रहा था। उसकी आंखें छत को घूर रही थी, और रात भर उसका दिमाग बस एक ही दिशा में दौड़ता जा रहा था। दीनानाथ मेहता को कैसे तोड़ा जाए, अनिका को कैसे वो धीमा दर्द दिया जाए जिससे वो बूढ़ा तड़प कर अपना सच उगल दे। नितेश ने बहुत ही आहिस्ता से अनिका को अपने से अलग कर दिया। बिस्तर से उठ गया। आज उसे गवर्नर ऑफिस भी नहीं जाना था। उसने अनिका से कह दिया कि आज उसे अपनी किसी पुरानी नौकरी के सिलसिले में कुछ पेपर्स लेने जाना है।
लेकिन असलियत में आज उसे अग्रवाल एंड अग्रवाल्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हेड ऑफिस जाना था। खन्ना और सिंघानिया को बाहर निकालने के बाद कंपनी के ज्यादातर काम अब नितेश ने पूरी तरह अपने हाथों में ले लिए थे। राकेश अग्रवाल अब नाम के लिए नहीं थे, असली पावर अब नितेश की मुट्ठी में थी। नितेश ने अपने उस सिद्धू वाले सीधे साधे कपड़ों को पहना, घर से बाहर निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसकी स्पोर्ट्स कार छिपी थी। नितेश ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने उस खुफिया सेफ हाउस की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पुरानी शर्ट उतारी। उसने बहुत ही शानदार कस्टम मेड इटालियन ब्लैक डिजाइनर सूट पहना, बालों को पीछे की तरफ बहुत ही शार्प लुक में सेट किया, अपनी रोलेक्स घड़ी कलाई पर बांधी और आंखों पर वो काला डिजाइनर चश्मा लगा लिया। अब वो सिद्धू नहीं, वंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह और अग्रवाल एंड अग्रवाल इंडस्ट्री का सबसे खूंखार सीईओ नितेश अग्रवाल था। नितेश ने अपने ब्लूटूथ ईयरपीस पर हुक्म देकर कहा, जुबैर, मैं हेड ऑफिस पहुंच रहा हूं। सारे बोर्ड मेंबर्स और लीगल टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में तैयार रखना। दूसरी तरफ से जुबैर की आवाज आई। उसने जवाब देकर कहा, जी छोटे मालिक, सब तैयार है। इसके बाद नितेश की काली गाड़ियों का काफिला जब शहर के बीचों बीच स्थित 50 मंजिला कांच और स्टील की गगनचुंबी इमारत के सामने आकर रुका तो पूरे इलाके का ट्रैफिक जैम जैसे थम से गया था और बाउंसरों ने तोड़कर नितेश की गाड़ी का दरवाजा खोला। नितेश जब अपनी जेबों में हाथ डाले अपने उस खौफनाक और रोबिले अंदाज में इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो रिसेप्शन से लेकर लिफ्ट तक मौजूद हर कर्मचारी खौफ के मारे अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा हो गया। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। सबको पता था कि नया बॉस किसी भी छोटी गलती पर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नितेश अपनी प्राइवेट वीआईपी लिफ्ट से सीधा 25वें मंजिल पर अपने शानदार आलीशान कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग उन टेंडर्स और इंटरनेशनल मीटिंग्स की तरफ था जो उसे आज फाइनल करनी थी। कॉरिडोर बहुत ही शांत और खुशबूदार था। नितेश अपने फोन पर कुछ देखते हुए तेज कदमों से कैबिन की तरफ मुड़ा थी। अचानक एक बहुत ही तेज खुशबू, एक महंगे क्रिश्चियन डायर परफ्यूम की महक नितेश के नथुनों से टकराई और उसी पल उसकी एक लड़की से एक बहुत जोरदार टक्कर हो गई। लड़की के हाथ में पकड़ा हुआ महंगा प्रेडा का डिजाइनर बैग और कुछ मैगजीन नीचे गिर गई। उस लड़की ने बिना चेहरा देखे बहुत ही नखरे और गुरूर भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, ओ गॉड, आर यू ब्लाइंड? नितेश को इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस लड़की को अपनी औकात दिखाने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। लड़की ने एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके बाल बहुत ही स्टाइलिश तरीके से सेट थे। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी मेकअप से परफेक्ट लगी थी। ये किसी हॉलीवुड मॉडल से कम नहीं लग रही थी। लड़की ने जैसे ही नितेश का चेहरा देखा, उसका वो सारा गुरूर, उसका वो सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी और एक अजीब सी दीवानगी छा गई। लड़की के मुंह से एक बहुत ही गहरी, खुशी से कांपती हुई आवाज निकली। उसने एक्साइटेड होकर कहा, ओ माय गॉड, नीटी, नीटी, इज दैट यू? उसकी यह बात सुनकर नितेश का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया। नीटी, ये नाम उसे बचपन में सिर्फ एक इंसान बुलाता था। उसने धीरे से कहा, साक्षी? नितेश के मुंह से बेस खाता वो नाम निकल गया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि साक्षी आहूजा थी। साक्षी नितेश के बचपन की बहुत ही पक्की दोस्त थी और वो लोग साथ में पढ़े थे, साथ में खेले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, साक्षी के पिता दिनेश आहूजा
अग्रवाल एंड अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर और सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे। कंपनी का आधे से ज़्यादा बिजनेस, उनके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, सब कुछ दिनेश आहूजा की फंडिंग पर टिका था। साक्षी ने एक सेकंड का इंतजार नहीं किया और वो पागलों की तरह आगे बढ़कर नितेश के गले लग गई। उसने नितेश को इतनी जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे उसे कभी कहीं जाने नहीं देना चाहती हो। उसने खुशी से चहक कर कहा, निति, आई कांट बिलीव दिस। तुम कब वापस आए लंदन से? तुमने मुझे बताया भी नहीं। यू इडियट, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। साक्षी खुशी से नितेश के सीने पर हल्की हल्की मुक्कियां मारते हुए चहक रही थी। नितेश ने बहुत ही असहज महसूस करके धीरे से साक्षी को अपने से अलग किया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे पता था कि कॉरपोरेट दुनिया और अंडरवर्ल्ड के किसी भी इंसान को यह भनक तक नहीं है कि नितेश अग्रवाल की शादी हो चुकी है। सबके लिए वो अभी इस शहर का सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। नितेश ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही कॉर्पोरेट और संभली हुई मुस्कान लाकर कहा, साक्षी, हाय, तुम यहाँ कैसे? और डैड कैसे हैं? साक्षी ने नितेश के कॉलर को थोड़ा सा अपनी उंगलियों से ठीक करके बहुत ही प्यार और हक वाले अंदाज में कहा, डैड बिल्कुल ठीक हैं। और हम यहाँ कैसे? कम ऑन नेटी, डैड तुम्हारे कैबिन में ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ कोई बिजनेस मीटिंग नहीं करने आए। आज तो डैड एक बहुत ही स्पेशल पेपर से आए हैं। उसकी यह बात सुनकर नितेश की भौहें सिकुड़ गई। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, स्पेशल? क्या मतलब? उसे अंदर ही अंदर खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। तभी साक्षी ने अपनी आंखें झुका ली। उसके गालों पर एक हल्की सी लाली आ गई। उसने बहुत ही शर्मीले और दीवानगी भरे लहजे में कहा, नीटी, तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन से ही तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लंदन में भी जब तुम अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पती थी। डैड को ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसलिए इसलिए आज डैड अंकल राकेश के साथ मिलकर हमारी शादी की बात फाइनल करने आए हैं। शादी, ये शब्द सुनते ही नितेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा दिमाग एक सेकंड में जैसे जम सा गया था। उसने मन ही मन सोचा, साक्षी से शादी? लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। अनिका मेरी पत्नी है। नितेश के मन में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। नितेश के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी, उसे साक्षी ने शायद काम की थकान समझ लिया। साक्षी ने नितेश का हाथ पकड़कर कहा, कम ऑन निटी, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? चलो ना, डैड अंदर इंतजार कर रहे हैं। ये कहते वो उसे खींचकर वीआईपी कैबिन की तरफ ले गई। वहीं नितेश का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेट कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, दिनेश आहूजा, कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, हमारी कंपनी के 55% इंटरनेशनल टेंडर्स, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ दिनेश आहूजा के नाम पर है। खन्ना और सिंघानिया के जाने के बाद वैसे भी कंपनी के शेयर हिले हुए हैं। अगर इस वक्त दिनेश आहूजा ने अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस खींच ली तो मेरी माँ की ये कंपनी, पूरी इंडस्ट्री रातों रात दिवालिया हो जाएगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा। नितेश अग्रवाल, जो बड़े से बड़े माफिया को पल भर में चीर कर रख देता था, वो आज कॉर्पोरेट दुनिया की इस ब्लैकमेलिंग के सामने खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो साक्षी को सीधे सीधे ना नहीं कह सकता था। अगर उसने कहा कि वो शादीशुदा है तो दिनेश आहूजा इसे अपनी बेटी की बेइज्जती समझेगा और पूरी कंपनी को बर्बाद कर देगा। नितेश कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। कैबिन बहुत ही आलीशान था। सामने एक बहुत ही महंगे लेदर के सोफे पर दिनेश आहूजा बैठा था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल के गिलास में महंगी स्कॉच थी। वो एक बहुत ही भारी भरकम, घमंडी और रसूखदार इंसान थे।
उनके ठीक सामने वाली कुर्सी पर नितेश के पिता राकेश अग्रवाल बैठे थे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरी हुई लाचार सी मुस्कान थी। तभी दिनेश आहूजा ने अपना गिलास हवा में उठाकर अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, आह, आ गया मेरा होने वाला दामाद, द रियल किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड कॉर्पोरेट। आगे से नितेश ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन कूटनीतिक मुस्कान ओढ़ दी। उसने सोफे पर बैठकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। तभी दिनेश आहूजा ने हंसकर अपना गिलास मेज पर रखा और नितेश की आंखों में सीधा देखकर कहा, नीटी माय बॉय, अब ये मिस्टर आहूजा बोलना बंद करो। अब मुझे डैड बुलाने की आदत डाल लो। मैंने और तुम्हारे डैड राकेश ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब हमारी ये बिजनेस पार्टनरशिप एक रिश्तेदारी में बदल जानी चाहिए। मेरी इकलौती बेटी साक्षी तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और मुझे भी अपने दामाद के रूप में तुम्हारे जैसा ही एक खूंखार तेज दिमाग वाला शेर चाहिए था। तभी राकेश अग्रवाल ने नितेश की तरफ बहुत ही डरी हुई और बेबस नजरों से देखा। राकेश जानते थे कि नितेश की शादी अनिका से हो चुकी है। उन्हें पता था कि अगर नितेश ने यहाँ कोई तमाशा या सच किया तो दिनेश आहूजा अपनी पूरी कंपनी को राख कर देंगे। राकेश अग्रवाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, नितेश, दिनेश जी बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये हमारे परिवार और हमारी कंपनी दोनों के लिए बहुत। तभी नितेश ने बीच में बात काटकर एक बहुत ही सर्द और खतरनाक आवाज में अपने बाप को चुप कराकर कहा, आप चुप रहिए मिस्टर अग्रवाल। उसकी ये बात सुनते ही राकेश अग्रवाल डर कर खामोश हो गए। तभी साक्षी आकर नितेश के बिल्कुल बगल में बैठ गई। उसने नितेश के कंधे पर अपना सिर रख दिया। साक्षी ने बड़े ही प्यार से कहा, डैड, आप लोग नीति को इतना प्रेशराइज मत कीजिए, उसे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए। उसकी यह बात सुनकर दिनेश आहूजा का चेहरा थोड़ा और गंभीर और सख्त हो गया। उनका वो कारपोरेट घमंड अब उनके लफ्जों में छलकने लगा। दिनेश आहूजा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर सीधे सीधे धमकी वाले अंदाज में कहा, सोचने का मौका? देखो नितेश, तुम मेरे बचपन के देखे हुए लड़के हो। मैं सीधी बात करता हूं। मैंने 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी इस कंपनी में की है। खन्ना और सिंघानिया के जाने से मार्केट में जो भूचाल आया है उसे सिर्फ मेरे पैसों ने थाम कर रखा है। मैं ये सारा पैसा, ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर इस कंपनी में छोड़ूंगा, और वो शर्त है मेरी बेटी साक्षी की खुशी। अगर साक्षी के चेहरे पर एक भी आंसू आया या इस रिश्ते को लेकर कोई भी ना नुकर हुई तो मैं अपनी एक एक पाई इस कंपनी से वापस खींच लूंगा। और तुम जानते हो नितेश कि अगर मैंने हाथ खींच लिया तो तुम्हारी ये माँ की बनाई हुई कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यह एक खुली धमकी थी, एक ऐसी ब्लैकमेलिंग थी जिसमें नितेश अग्रवाल बुरी तरह से फंस चुका था। नितेश की मुट्ठियां कस गई। उसका मन किया कि वह भी जेब से अपनी पिस्तौल निकाले और इस घमंडी आहूजा के सिर पर गोली मार दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह कोई अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी, ये कारपोरेट वार था। अगर उसने दिनेश आहूजा को मारा तो कंपनी के सारे शेयर्स डूब जाएंगे। पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। उसकी माँ की कंपनी नीलाम हो जाएगी और नितेश अपनी माँ की एक आखिरी निशानी को कभी भी कीमत पर मिटने नहीं दे सकता था। नितेश ने अपनी आंखों को बंद किया और एक सेकंड के अंदर अपने पूरी रणनीति तैयार कर ली। उसे दिनेश आहूजा को फंसाना भी था और अनिका का सच भी छुपाना था। नितेश ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना, चार्मिंग और कॉन्फिडेंस मुस्कान लाकर कहा,
मिस्टर आहूजा, आप नितेश अग्रवाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके बाद नितेश ने अपनी जगह से उठकर साक्षी का हाथ पकड़ा और बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा, साक्षी जैसी लड़की को पत्नी के रूप में पाना किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये शब्द सुनते ही साक्षी खुशी से पागल हो गई। उसने नितेश को जोर से गले लगा लिया। उसने एक्साइटेड होकर कहा, नीटी, आई लव यू, आई लव यू सो मच नीटी। तभी दिनेश आहूजा भी ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने जोर से हंसकर कहा, दैट्स माय बॉय। मुझे पता था कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करेगा नीटी। वहीं राकेश अग्रवाल की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, नितेश ये क्या कर रहा है? उसने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अनिका का क्या? राकेश का ये सोच सोचकर दिमाग चकरा रहा था, लेकिन नितेश का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने साक्षी को एक बहुत ही प्यार से सोफे पर बैठाया और दिनेश आहूजा के बिल्कुल सामने जाकर अपने दोनों हथेलियां मेज पर टिकाकर एक बहुत ही गहरी और शातिर आवाज में कहा, लेकिन डैड, मेरी भी एक शर्त है। नितेश ने जानबूझकर डैड शब्द का इस्तेमाल किया था। तभी दिनेश आहूजा ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? आगे से नितेश ने अपनी आंखों में बहुत ही प्रोफेशनल और सीरियस लुक लाकर कहा, हम एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा हैं। खन्ना और सिंघानिया ने कंपनी को अंदर से बहुत खोखला कर दिया है। मार्केट में हमारी इमेज अभी दांव पर लगी है। अगर हम तुरंत अभी शादी या सगाई का अनाउंसमेंट करेंगे तो मीडिया और राइवल कंपनियों को लगेगा कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज खुद को बचाने के लिए आहूजा ग्रुप के सामने बिक गई। वो उसे एक मजबूरी का मर्जर कहेंगे। मैं अपनी माँ की कंपनी का नाम ऐसे बदनाम नहीं होने दे सकता। नितेश ने एक बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपना मास्टर स्ट्रोक चला। नितेश ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का वक्त चाहिए मिस्टर आहूजा। 6 महीने में मैं इस कंपनी के शेयर्स को आसमान पर पहुंचा दूंगा। मैं सारे गद्दार को साफ कर दूंगा और जब कंपनी अपने सबसे ऊंचे और मजबूत मुकाम पर होगी तब मैं पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर अपनी और साक्ष्य की शादी का ऐलान करूंगा। तब तक मीडिया वाले की हिम्मत भी नहीं होगी कि इसे मजबूरी का सौदा कहे। तब ये शादी दो राजाओं का मिलन कहलाएगी। दिनेश आहूजा नितेश की इस कारपोरेट समझ और इसके गुरूर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि नितेश सच में कंपनी की इज्जत के लिए सोच रहा है। दिनेश आहूजा ने मेज थपथपाकर खुशी से कहा, अद्भुत, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट माय बॉय। मुझे तुम्हारी ये आग ही तो पसंद है नितेश। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम कोई कमजोर नहीं है। ठीक है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले 6 महीने तक इस रिश्ते की भनक मीडिया में नहीं जानी चाहिए। तुम कंपनी को खड़ा करो और उसके ठीक 6 महीने बाद साक्षी और तुम्हारी शादी होगी। वहीं साक्षी भी बहुत खुश थी। उसने खुशी से चहक कर कहा, नीटी, तुम जो भी करोगे बेस्ट करोगे। मैं 6 महीने का इंतजार कर सकती हूँ। नितेश ने अंदर ही अंदर एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस ली। उसने एक मौत के फंदे को 6 महीने के लिए आगे खिसका दिया। इन 6 महीनों में उसे दीनानाथ मेहता से अपनी माँ की मौत का सच उगलवाना था। अनिका ने अपना इंतकाम लेना था और इस दिनेश आहूजा की 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का कोई तोड़ निकालना था कि आहूजा भी उसके सामने घुटने टेक दे। इसके बाद मीटिंग खत्म हुई। दिनेश आहूजा और साक्षी बहुत ही खुशी खुशी कैबिन से बाहर निकल गए।
जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राकेश अग्रवाल अपनी कुर्सी से उछल गई। राकेश अग्रवाल पसीने पसीना हो रहे थे। उन्होंने घबरा कर कहा, तुम पागल हो गए हैं नितेश? तूने आहूजा को शादी के लिए हाँ कर दी। अगर उसे पता चल गया कि तू उस दीनानाथ मेहता की बेटी अनिका से शादी कर चुका है, तो वो आहूजा हम सबको जिंदा जला देगा। वो हमारी पूरी कंपनी नीलाम कर देगा। तू ये कैसा खतरनाक खेल खेल रहा है बेटा? तभी नितेश ने अपने चेहरे से वो कारपेट स्माइल तुरंत हटा दी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी खौफनाक और दरिंदगी भरी आग थी, जिसे देखकर राकेश अग्रवाल भी पीछे हट गए। नितेश ने अपने बाप का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। नितेश ने एक जंगली जानवर की तरह गुर्रा कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है राकेश अग्रवाल। तुम इस कंपनी को नहीं संभाल पाए। तुम्हारे नकारेपन की वजह से आज मुझे उस आहूजा के सामने झुकने पड़ा। मेरी माँ की कंपनी को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तभी राकेश ने हाँफ कर कहा, लेकिन अनिका का क्या करेगा तू? अनिका का नाम सुनते ही नितेश की आंखों में एक अजीब सा पागलपन और इंतकाम की चमक आ गई। नितेश ने अपने दांत पीस कर कहा, अनिका मेरी पत्नी है और वो मेरी ही रहेगी, लेकिन अब वो प्यार के लिए नहीं, बल्कि इंतकाम के लिए मेरी है। दीनानाथ मेहता ने मेरी माँ को मारा है। मैं उस बूढ़े को उसकी ही बेटी के दर्द में तड़पाऊंगा। 6 महीने, मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, और इन 6 महीनों में मैं दीनानाथ मेहता को जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। उसका सच दुनिया के सामने लाऊंगा, और फिर उस अनेका को भी उसी की आग में जलने के लिए छोड़ दूंगा, और इस आहूजा को भी ऐसा बर्बाद करूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस मांगने के लायक नहीं बचेगा। यह कहते हुए नितेश ने राकेश अग्रवाल को धक्का देकर कहा, आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में दखल दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। इसके बाद नितेश अपने कोट को ठीक कर कैबिन से बाहर निकल गया। शाम का वक्त हो चुका था। नितेश वापस अपने उसी सेफ हाउस में पहुंच गया। उसने वो महंगा सूट उतारा और अपने बालों को फिर से बिखेरा। वो सीलन की महक वाली फीकी नीली शर्ट पहन ली और फिर से एक लाचार और सीधा साधा सिद्धू बन गया। वो एक पुरानी ऑटो में बैठकर मेहता हाउस पहुंचा, और जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, सामने अनीका बहुत ही खुशी से उसका इंतजार कर रही थी। अनीका ने आज एक बहुत ही खूबसूरत पीच रंग की साड़ी पहनी थी। उसके माथे पर सिंदूर, चेहरे पर सिद्धू के लिए वो बेइंतहा प्यार साफ झलक रहा था। अनीका ने हमेशा की तरह उसको देखते ही पूछा, सिद्धू तुम आ गई? अनीका दौड़कर आई और नितेश के गले लग गई। लेकिन नितेश का दिमाग अभी भी साक्षी, 5 करोड़ की डील और अपनी माँ की मौत के इंतकाम में उलझा था। अनिका के स्पर्श उसे अंदर से काट रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, इस कातिल की बेटी को अभी मेरे इस गले लगने में प्यार नजर आ रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इसे मौत से भी बदतर दर्द देने वाला हूं। नितेश ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी झूठी मुस्कान लाकर अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। नितेश ने अनिका के बालों को चूम कर कहा, हाँ मेरी जान, मैं आ गया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आगे से अनिका ने अपना सिर नितेश के सीने पर रखकर कहा, तुमसे दूर एक पल भी ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हो सिद्धू। आज दफ्तर में बहुत काम था क्या? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तब नितेश ने बहाना बनाकर कहा, हाँ अनिका, बस थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा हो गई थी। इसके बाद रात के डिनर पर पूरा परिवार साथ बैठा था। दीनानाथ मेहता बहुत ही खुश थे। दीनानाथ जी ने खाना खाकर कहा, सिद्धार्थ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। तुम अब हमारे दामाद हो, और तुम्हें इस तरह एक मामूली क्लर्क की नौकरी करना शोभा नहीं देता। मैंने अपने कुछ जान पहचान वाले बड़े अफसरों से बात की है। मैं तुम्हें एक बहुत ही ऊंचे और अच्छे सरकारी पद पर रखवाना चाहता हूँ,
जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये सुनते ही अनीका और सरिता जी खुश हो गई, लेकिन नितेश का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, ऊंचा सरकारी पद, दीनानाथ मेहता, तू मुझे अपने ही जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन तुझे पता नहीं कि तूने किस शैतान को अपने घर में पनाह दी है। ये सोचकर नितेश ने बहुत ही शराफत से हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई बड़ा पद या कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बड़ा खुश हूँ। मुझे आपका ये रुतबा और जैसी कोई सरकारी ओहदा नहीं चाहिए। दीनानाथ मेहता नितेश की खुददारी और सादगी पर एक बार फिर फिदा हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में लाखों में एक हो सिद्धार्थ। आजकल के नौजवान तो शॉर्टकट ढूंढते हैं और तुम सच में बहुत महान हो। इसके बाद खाना खत्म होने के बाद नितेश और अनिका अपने कमरे में आ गए। कमरे का माहौल बहुत ही रूमानी था। अनिका बहुत ही नजाकत से नितेश के पास आकर बैठी। उसने नितेश का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही प्यार से उसे सहलाने लगी। अनिका ने बहुत ही मखमली आवाज में कहा, सिद्धू, तुम्हें पता है बाबा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वो तुम्हें भगवान का रूप मानते हैं, और मैं भी तो तुम्हें अपना भगवान मानती हूँ। तुमने मेरी पूरी दुनिया खुशियों से भर दी है। आगे से नितेश ने अनिका की उन कत्थई आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार और भरोसा था। नितेश ने गहरी सांस ली। उसने बहुत ही आहिस्ता से अपना हाथ अनिका के हाथ से छुड़ाया और अपनी आंखों में एक बहुत ही मासूम लेकिन उदास सा भाव लाकर कहा, अनिका, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही कमजोर इंसान हूँ, और मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तभी अनिका ने फिक्र से पूछा, क्या बात है सिद्धू, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। उसने बहुत ही रूंधी हुई आवाज में अपनी उस खौफनाक और साइकोलॉजिकल साजिश की पहली चाल चली। नितेश ने कांप कर कहा, अनिका, अनिका, मुझे डर लग रहा है। मुझे तुम्हारे बाबा से डर लगने लगा है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनिका हैरान रह गई। उसने हैरानी से पूछा, बाबा से? लेकिन क्यों? वो तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तभी नितेश ने बहुत ही बेबसी से अनिका का हाथ वापस पकड़ा और रोने की एक्टिंग करके कहा, अनिका, तुम नहीं जानती, आज ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने बाबा को कुछ ऐसे लोगों से बात करते सुना जो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। वो लोग किसी को मारने की, किसी का पैसा हड़पने की बात कर रहे थे। बाबा बाबा कोई सीधे साधे इंसान नहीं है निका। उनके अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ रिलेशन है, और मुझे मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ बड़ा और गलत काम कर रहे हैं। अनिका ये सुनते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अनिका ने गुस्से और सदमे में कहा, तुम पागल हो गए हो सिद्धू, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बाबा एक उसूलों वाले इंसान हैं। वो किसी अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ सकते हैं? तुम गलतफहमी का शिकार हो गए हो। नितेश भी खड़ा हो गया। उसने अनिका के कंधों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों में एक सच्चे इंसान की पीड़ा लाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अनिका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने सुना है। अनिका, अगर अगर बाबा सच में किसी गलत काम में फंसे हैं तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे डर लग रहा है अनिका। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। नितेश ने बीज बहुत ही सफाई से अनिका के दिमाग में बो दिया। वो जानता था कि अनिका तुरंत इस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वो जानता था कि शक का छोटा सा बीज किसी बहुत बड़े भरोसे के पहाड़ को गिरा सकता है। उसने नाम में सिर हिलाकर कहा,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। अनेका अपना सिर पकड़कर रोने लगी। उसका दिमाग अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका पति, जिस पर वो अंधा भरोसा करती थी, और दूसरी तरफ उसका पिता, जिसे वो अपना आदर्श मानती थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसका साथ दे। वो अपने पिता को गलत मान ले, या फिर नितेश की इस झूठी बात पर वो यकीन कर ले। क्या करेगी अब अनिका? क्या अनिका नितेश की इन बातों पर यकीन कर पाएगी? अपने पिता की उन कमियों को देख पाएगी, या वो कभी भी विश्वास नहीं करेगी? जानेंगे कल के एपिसोड में क्या होगा आगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी अंडरकवर अमीर ज़्यादा कैसी लग रही है।